गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम अपना जो है वो एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर चुके हैं और जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 के बेसिक, जिसमें हमने चैप्टर 8 का नाम है क्वाड्रिलेटरल। उसमें हम जो है वो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने काफी कुछ चीजें जो है वो पढ़ ली थी। तो देखते हैं जरा क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जो इसमें पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स हैं, मतलब कि एडी और सीबी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, पैरेलल होने के साथ साथ ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। दूसरी बात करें तो द ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो एक हमारे पास है एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, और बात करें दूसरे एंगल्स की, जो दूसरा सेट है ऑपोजिट एंगल्स का, तो ए और सी, ये एक दूसरे की क्या है? तो ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो आपके डायगोनल्स होते हैं, जिसका एक का नाम है डीबी और एक का नाम है एसी, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दूं ओ, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा डीओ है वो इक्वल होगा ओबी के, क्योंकि डीबी एक डायगोनल था। डीबी को किसने काटा? तो इस एसी ने यहाँ पे आते हुए इसको कट किया, और जैसे इसको कट किया तो इसको टू इक्वल हाफ में जो है बाइसेक्ट करना, मतलब इसके दो टुकड़े करना, लेकिन कैसे? तो इक्वल। ठीक है, तो एक हो गया डीओ जो है वो ओबी के बराबर होगा, और दूसरा हो गया एओ इज इक्वल टू ओसी। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? तो ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। और एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग थी। बात करें हम यहाँ पे पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल में, तो एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो मान लीजिए ये मेरा अगर एक पैरेललोग्राम है, और इसका नाम मैं अभी यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसका नाम है ए बी सी डी। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? बताइए, एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा एंगल है? सोचो और बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के जो भी आपको याद रहा हो। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। दो एंगल्स इसके एडजेसेंट होंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि एंगल एंगल, बी और एंगल डी। बिल्कुल ठीक है, एंगल बी और एंगल डी जो है वो एंगल ए के एडजेसेंट हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी एक साइड सेम हो, कॉमन हो। जैसे कि मैं बात करूं, साइड अगर ए बी है, तो ए बी साइड जो है वो एंगल ए के लिए भी है, और यही साइड जो है वो एंगल बी के लिए भी है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बात करूं साइड एडी की, तो एडी साइड जो है वो एंगल ए के लिए भी है और एंगल डी के लिए भी है। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में कितने एडजेसेंट, एक एंगल के कितने एडजेसेंट एंगल्स होते हैं? तो एक एंगल के दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एंगल ए के एडजेसेंट एंगल बी भी होगा और एंगल डी भी होगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये कह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सी के एडजेसेंट कौन कौन एंगल्स होंगे? एंगल सी के, एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी, इसके लिए भी सेम है, बी और एंगल डी। तो अगर सी जो है वो बी के और डी के एडजेसेंट है, तो ये कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस एंगल डी में अगर मैं एंगल सी को प्लस करूं तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, एंगल बी में एंगल सी ऐड करूं तब भी इसका 180 आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री वही होते हैं जिनको ऐड करने पे 180 आता है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कितनी है? तो 2 3 4 5 है कि ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे तो बात करते हैं। तो सम स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम के जो है वो फर्दर आगे को 3 और टाइप्स हैं। पहला टाइप है रेक्टेंगल, दूसरा टाइप है स्क्वायर और तीसरा टाइप है रोम्बस। इनमें जो क्वालिटीज होती है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और रोम्बस में, वो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम से रिलेटेड होती है। कुछ एक डिफरेंसेस होंगे पर पैरेललोग्राम की तरह इनकी जो है वो क्वालिटीज कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो वो होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और रोम्बस में पैरेललोग्राम की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेक्टेंगल जो है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है whose every angle is a right angle। तो चलो यहाँ पे एक हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और एक बनाएंगे रेक्टेंगल, साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझते जाएंगे। यहाँ पे बात की गई है रेक्टेंगल के एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है रेड वाला और ये है आपका रेक्टेंगल। तो बताइए पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में क्या ऐसी स्टेटमेंट थी कि इनके एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं? क्या ऐसा आपने पीछे पढ़ा? नो मैम, नहीं पढ़ा। नो मैम। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस जो हमें देखने को मिला वो डिफरेंस मिला एंगल का, क्योंकि पैरेललोग्राम कहता है कि मेरे एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के नहीं होते, पर हाँ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल तो आ रहे हैं पर वो कितने डिग्री के हैं ये हमें पहले से फिक्स नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल ने कहा कि रेक्टेंगल एक इस तरह का पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो आप क्या कीजिए, हेडिंग डालिए रेक्टेंगल और उसकी पहली प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose every angle is right angle, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है फिलअप में कि a dash is a parallelogram whose every angle is a right angle। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो तो देखते हैं आगे। रेक्टेंगल इज, ठीक है हमने कर दिया। तो इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। एंगल ए भी, बी, सी, डी जितने भी एंगल्स बनेंगे इसमें वो सारे के सारे 90 डिग्रीज के होंगे। फिर बात करते हैं सिंस अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम की तरह मैच करती है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक तो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस रेक्टेंगल के केस में भी कि रेक्टेंगल की जो साइड है डीसी और ए बी ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। सेम उसी तरह से जो आपकी लाइन है एडी और सी बी ये भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। ठीक है, वैसे ये इसमें यही था, इतना ही था कि इसकी साइड्स क्या होंगी, पैरेलल एंड इक्वल। और रही एंगल की बात तो एंगल का इसमें थोड़ा सा अलग रहता है, एंगल इसके सारे के सारे 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इसमें और सिमिलरिटी यही है कि इसकी भी साइड्स जो है वो ए इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होगी। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। सिंस अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर रेक्टेंगल हैज ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं कि ए बी सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है, बी सी ए डी के इक्वल भी है और बी सी ए डी के पैरेलल भी है। बढ़ते हैं आगे। एवरी एंगल इन अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद इन अ रेक्टेंगल बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो आपके ये डायगोनल्स जा रहे हैं बीडी नाम के और एसी नाम के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा डी बी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, एसी जो है वो डीबी के इक्वल है। देखो यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में कहा था कि इसके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है,
ठीक है, और इसके भी बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है पर आप लिख लीजिए कि रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स हैं इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लो यहाँ पर कि जो आपके रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो एक तो इक्वल भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। जैसे इसको नाम अगर मैं दे दूं ओ, तो फिर से वही AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। ठीक है, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो वाई टाइप कर दीजिए। इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो हो भी सकते हैं इक्वल पर शायद नहीं होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में बाकी देखेंगे इसको अच्छे से चेक करके। अब करते हैं बात स्क्वायर की। तो स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पैरेललोग्राम की तरह ही कुछ होंगी रिलेटेड, कि इसके भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक तो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, जो कि हमें पता है कि स्क्वायर में होता ही है। ठीक है, और इसमें बात करें तो इसके भी जो है वो एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं और चारों की चारों साइड्स भी जो है वो इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो इन अ स्क्वायर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, और इसकी तो सारी की सारी साइड्स ही बराबर हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम ने कहा कि मेरी जो कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, लेकिन स्क्वायर कहता है मेरी तो चारों ही साइड्स इक्वल हैं। तो इससे कोई बुरा नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि स्क्वायर ने जो है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को तो वो कर लिया है, प्रॉपर्टी को अपना लिया है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, और इक्वल भी हो। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखेंगे जो कहती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होनी चाहिए। वो स्क्वायर में होता है तो हम कहेंगे ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, लेकिन किस तरह का, तो इस तरह का जिसकी सारी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, AB is parallel to CD, BC is parallel to AD। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ऑल साइड्स इन अ स्क्वायर आर इक्वल मेजर, इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स इन अ स्क्वायर आर राइट एंगल, इसमें भी क्या होता है, तो राइट एंगल होता है चारों तरफ। तो बताओ मुझे आप एक चीज की, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सोच समझ के। हम रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो इनमें डिफरेंस बस इतना है कि रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में। और एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता था, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता था कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, पर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 के नहीं होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल तो होंगे पर 90-90 के नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है एक पैरेललोग्राम में और एक स्क्वायर में, सोचिए और बताइए, एक पैरेललोग्राम में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। सेम वही डिफरेंस कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी ऑपोजिट भी इक्वल है, इसकी तो सारी ही इक्वल है ना। और वही सेम डिफरेंस कि इसमें जो एंगल है वो हमेशा 90 का नहीं होता, लेकिन स्क्वायर में क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे। और बात करें इसके डायगोनल्स की, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। AC जो है वो आपका होगा किसके बराबर, DB के बराबर, और ये भी बाइसेक्ट करते हैं। और किस पे बाइसेक्ट करेंगे, तो 90-90 डिग्री पर। ठीक है, आपका जो OC है वो बराबर हो जाएगा OA के, जो OD है वो बराबर हो जाएगा OB के। और अगर मैं बात करूं एंगल की, तो जो आपके एंगल यहां बन रहा है DOC नाम का, वो भी 90 डिग्री है। देखो इसको ध्यान से समझो, इस चीज को ध्यान से समझो, क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। एक तो इस यहाँ पे ये जा रहा था ब्लैक कलर का डायगोनल, एक आ रहा था रेड कलर का डायगोनल। किस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हुए, तो पॉइंट O पे ये बाइसेक्ट हुए। तो इस पॉइंट O पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी के सभी राइट एंगल होंगे। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, मतलब ये सभी 90 डिग्री के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल DOC कितने डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। COB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। AOB कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। AOD कितने डिग्री
डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। तो इनके डायगोनल्स के बारे में हमें बेस जो है वो मेन नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन रेक्टेंगल के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। रेक्टेंगल में इतना कहा कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल तो होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, पर यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो लिख लीजिए इसको, स्क्वायर को स्पेशल मेंशन करके कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते हैं। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। देखो छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे जो आपको तभी पता लगेंगे जब आपने हर एक की प्रॉपर्टी को नोट डाउन किया होगा, ठीक है, ताकि आप पढ़ सको फिर उसमें कंपेयर कर सको। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी आ गई वो थोड़ी थोड़ी स्क्वायर की तरह आ गई। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। फिर इसको रोम्बस उसका स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? तो देखते हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी होगा जरूर। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों की चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, और सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो इसमें भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सारी साइड्स इक्वल हैं। ये तो हमने पहले यहाँ पे पढ़ ही लिया, तो साइड्स भी इक्वल और पैरेलल भी। फिर बात करें तो रोम्बस में जो है वो ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। फिर बात करें तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें भी क्या होता है, जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेम एज स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। देखते हैं यहाँ पर, तो क्वाड्रिलेटर से हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटर, फिर हमने पढ़ी इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा ट्रेपेजियम के बारे में, काइट के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और रोम्बस के बारे में। और अब हम करेंगे एक और स्लाइड का यूज, ठीक है, इसको समझने के लिए, ताकि आपको ज्यादा और अच्छे से ये चीज जो है वो क्लियर हो। तो इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से हम सीखेंगे, क्योंकि जो आपके बेसिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरा आप सभी के लिए कहना है। प्रॉपर्टीज चलो ये तो हमने कर लिया, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल पढ़ रखा है हमने, ऐसी फिगर जो 2D शेप होती है और इसके पास होते हैं 4 साइड्स और 4 एंगल्स। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। अपने इर्द गिर्द सारी शेप्स देखो जो आपको क्वाड्रिलेटर दिखती हो, तो ये जो टाइल्स यहाँ पे बिछ रही है ये क्वाड्रिलेटरल है। ये जो आपको खिड़की यहाँ दिख रही है ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये माइक्रोवेव था है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद रियल वर्ल्ड में देखें तो ये जो यहाँ पे आप बिस्किट सा दिख रहा है ये भी क्वाड्रिलेटरल है। टेबल, अच्छा चलो टेबल की शेप बताओ। अब क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो टेबल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पर किस टाइप का है वो मुझे आप बताएं। क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये अच्छा एक मिनट, आपको शो नहीं हो रहा क्या? एक मिनट एक मिनट, बोला नो कि मैम। आपने बोला कि नहीं बच्चों? अच्छा रुको, मुझे लगा कि आपको सब नजर आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा अभी नहीं आएगी, अभी आएगी। ये आ गई मैम। क्वाड्रिलेटरल इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। ये हम देख रहे हैं इसके एग्जांपल्स। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यहाँ पे आपको टेबल नजर आ रहा है, ये टेबल कौन सी शेप का क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसका नाम है ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। इसमें जो है वो 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल होती हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है। इसकी 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये जो आपको शेप दिख रही है ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे इन्होंने बताए हैं 5 टाइप्स के। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, एक होता है रोम्बस, एक होता है पैरेललोग्राम। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक आपका हो जाए। स्क्वायर के बारे में बात करें तो स्क्वायर जो है वो एक
क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, 4 इक्वल एंगल्स होते हैं और सभी के सभी एंगल जो हैं वो राइट एंगल होंगे। बात करें रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स, इसमें भी 4 राइट एंगल होंगे, चारों एंगल्स इक्वल होंगे और 90-90 डिग्री के होंगे और इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है, इज अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, कि क्या एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हो? नो मैम। एक हमारे पास स्क्वायर है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताइए पहले तो। मैम स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर में, क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती एक दूसरे के? होती है मैम। होती है। तो स्क्वायर ने क्या किया, स्क्वायर ने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को अपनाया। स्क्वायर ने कहा कि मेरे पास भी चारों के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, मेरी तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो फिर अगर आप मुझे कहो ऑपोजिट साइड इक्वल करने के लिए तो वो भी इक्वल होगी। तो स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं और इक्वल है, ठीक है। A rectangle is a quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles। और स्क्वायर भी कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों के चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों के चारों एंगल जिसके राइट एंगल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, जो आपका स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल कहलाया जा सकता है। अब इसी का अगर उल्टा आपको सवाल में पूछूं कि क्या आप एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हो? नो मैम। नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को नहीं अपना सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की तो सारी की सारी लाइंस इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है नो। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो आप कहेंगे यस, वो एक रेक्टेंगल है क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। पर अगर आपको वही उल्टा सवाल पूछे कि क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो बस ऐसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। A square can also be called a rectangle because it has 4 right side and its opposite sides are equal and parallel। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन वहीं बात करें रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। फिर बात करते हैं ट्रेपेजॉइड की या फिर ट्रेपेजियम की, जो हमने पहले भी पढ़ रखा था कि ट्रेपेजॉइड एक क्वाड्रिलेटरल है दैट हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर होगा साइड्स का जो पैरेलल होगा, जो कि हमें दिख रहा है ऊपर नीचे वाला। दाएं बाएं लेफ्ट राइट वाले जो इसके साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल साइड्स, ठीक है, आपको पता है पैरेलल साइड्स क्या होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्या ये एक ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपेजियम है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? यस मैम। कैसे? मैम इसकी एक अपोजिट साइड है, ये आप बाद में मीट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो एक सेट होना चाहिए जो पैरेलल हो। तो क्या इसमें आपको कोई एक सेट दिख रहा है लाइंस का जो पैरेलल है? अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ABCD। ए बी और सी डी पैरेलल है। AB और CD क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम है या फिर एक ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल थे और ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, तो बस एक ही सेट, किसी भी ऑपोजिट साइड्स का एक ही सेट हो, वो आपस में पैरेलल हो, तो उसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। अब बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस क्या है? तो रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 4 इक्वल साइड्स, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बिल्कुल सेम है, ये पैरेललोग्राम के ही, लेकिन इसमें क्या होता है, चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आप डिफरेंस बता दो रोम्बस में और पैरेललोग्राम में, क्या डिफरेंस है एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम में? सोचिए और बताइए। पैरेललोग्राम में तो है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, इसमें सारी साइड्स हाँ, इक्वल है।
बिल्कुल सही, जो पैरेललोग्राम होगा उसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, लेकिन इसमें तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, सेम एज स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसी की जिसकी बात तब से हो रही है, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास ऑपोजिट साइड्स होंगी, उनका जो सेट होगा वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। Which of the quadrilateral we have seen are parallelogram? तो आपने बताना है अभी कि किसको आप पैरेललोग्राम कहोगे, किसको आप पैरेललोग्राम नहीं कहोगे। प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। चलिए तो बताइए, ये जो यहाँ पे एक शेप आपको नजर आ रही है, इसको आप पैरेललोग्राम कहोगे या नहीं? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अंडर आता है या नहीं? नो मैम। ये कौन सी शेप है अगर मैं आपसे पूछूं तो? स्क्वायर। स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बताइए जरा। यस मैम। ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल। तो बताइए, अगर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगी या होंगी? यस मैम, होंगी। होंगी। तो अगर इसकी ऑपोजिट साइड इसके इक्वल है तो पैरेललोग्राम ने वही तो कहा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। इसने कहा मेरे पास वो सब है, मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और साथ ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो। तो इसने कहा कि मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब बताइए, क्या ये शेप पैरेललोग्राम है या नहीं? है मैम। यस, तो इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है। चलो नेक्स्ट शेप देखते हैं। ये यहाँ पे आपको एक और शेप दिखाई गई है, तो बताइए क्या ये एक पैरेललोग्राम है? यस मैम। यस, क्योंकि इसमें भी हमें दिख रहा है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। और ये खुद कौन सी शेप है, नाम क्या है इसका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट शेप देखिए, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? सोचिए और अपना आंसर दीजिए, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? प्रॉपर्टीज यहाँ है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो इस फिगर को ध्यान से, अगर आपको लगता है कि हाँ है तो यस कहेंगे, नहीं है तो नो कहेंगे। नो मैम। नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड तो चलो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, पर ये इक्वल नहीं है। देख के पता लग रहा है कि ये इतनी छोटी सी यहां से यहां तक और ये लंबी सी। तो एक तो ये ना तो इक्वल थी, पैरेलल थी पर इक्वल नहीं थी। और बात करें दूसरी सेट का, तो दूसरा सेट ना ही पैरेलल है ना ही इक्वल है। तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है एक ट्रेपेजॉइड या फिर एक ट्रेपेजियम। चलिए एक और शेप अभी आने वाली है, ये बताइए क्या ये एक पैरेललोग्राम है? यस Yes, मैम। इसका नाम है रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि ये भी, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अभी। तो देखो ये है मेन आपका पूरा फिगर कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। ऐसी शेप जिनमें 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो। क्वाड्रिलेटरल से आगे को फर्दर 2 डिवीजन हुए, एक निकला वहां से पैरेललोग्राम नाम की शेप, एक निकली वहां से ट्रेपेजियम नाम की शेप। कभी भी कोई भी ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसी शेप है जिसमें क्या हो, जिसमें जो आपका सारी ऑपोजिट साइड्स हो वो इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो। और ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर होता है लाइंस का जो पैरेलल होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से 2 चीजें निकली, एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड के आगे फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, पर पैरेललोग्राम के आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एक है रेक्टेंगल, दूसरी है रोम्बस, ठीक है।
क्वाड्रिलेटरल से निकला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से बने रेक्टेंगल और रोम्बस। रेक्टेंगल एक ऐसे तरह का पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, वो तो होगा ही होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी और साथ में इसकी सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं। बात करें इसके एंगल्स की, तो इसके एंगल्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, जैसे कि रेक्टेंगल के बारे में कहा कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, लेकिन रोम्बस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि रोम्बस के पास एंगल्स तो होते हैं पर वो 90 डिग्री के हैं या नहीं ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। फिर रेक्टेंगल और रोम्बस को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा इनमें चेंजेस लाए, तो दोनों ही स्क्वायर बन जाते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की सभी साइड्स को इक्वल कर दूं तो वो बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं रोम्बस के सभी एंगल्स को 90 डिग्री कर दूं तो भी वो बन जाएगा स्क्वायर। तो ये था इसका फाइनल डायग्राम। अभी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर अभी आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बस ये याद रखना है कि ट्रेपेजॉइड कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होता। पैरेललोग्राम के आगे को फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, एक है रेक्टेंगल, एक है रोम्बस और फिर है सबसे एंड में स्क्वायर, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन करनी, ये तो फिर ऐसे ही है इसमें। स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रोम्बस। अच्छा, ये भी बहुत बार आता है, ये वाला जो लाइन है कि एक जो स्क्वायर होता है वो सब कुछ होता है। अ स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं और स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। स्क्वायर को रोम्बस क्यों कहेंगे? क्योंकि रोम्बस के पास भी 4 इक्वल साइड्स हैं, स्क्वायर के पास भी 4 इक्वल साइड है, दैट्स व्हाई स्क्वायर कैन बी कॉल्ड रोम्बस। स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहेंगे? क्योंकि स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे? क्योंकि स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसलिए हम इसको जो है वो क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। और स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, क्योंकि स्क्वायर के पास कितनी साइड्स हैं? तो 4 साइड्स हैं, इसलिए हम स्क्वायर को ये सब कुछ कह सकते हैं। फिर बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन रेक्टेंगल को ना ही तो हम स्क्वायर कह सकते, ना ही तो उसको हम रोम्बस कह सकते, ठीक है। पैरेललोग्राम कह देंगे, क्वाड्रिलेटरल कह देंगे, लेकिन रेक्टेंगल ना ही कभी स्क्वायर बन सकता है और रेक्टेंगल ना ही कभी रोम्बस बन सकता है। तो इसको आप नोट डाउन करें दोनों लाइंस को। और तीसरी लाइन है, अ रोम्बस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। रोम्बस को हम स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते? इसकी भी तो सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो फिर रोम्बस को हम स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे? सोचिए अभी। एंगल 90 डिग्री के नहीं है। क्योंकि रोम्बस के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है। स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, इसलिए हम रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह पाएंगे, पर स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। तो रोम्बस को कहा पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, पर ना ही इसको कहा रेक्टेंगल, ना ही इसको कहा स्क्वायर। फिर आखिरी लाइन है, अ पैरेललोग्राम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम तो है ही क्वाड्रिलेटरल। और अ ट्रेपेजॉइड इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजॉइड भी क्वाड्रिलेटरल है, बट ट्रेपेजॉइड को हम ना तो पैरेललोग्राम बना सकते, ना तो रोम्बस बना सकते, ना ही स्क्वायर, ना ही रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड अलग ही है। ट्रेपेजॉइड की जो प्रॉपर्टीज है वो इन सबसे अलग है। ट्रेपेजॉइड कहता है कि मेरे पास बस एक ही सेट चाहिए मुझे जो पैरेलल साइड्स का हो, चाहे वो इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों लाइंस को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपने इनको नोट डाउन कर लिया तो वाई टाइप करें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर स्क्रीनशॉट जो है फिर आपका गुम ना हो जाए, इसलिए इसको नोट ही कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट का रिस्क ना लें, अच्छे से इसको नोट कर लो कि स्क्वायर को हम रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सब क्वाड्रिलेटरल सब कहेंगे। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल दोनों चीजें कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे और ट्रेपेजॉइड को हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए, आपको यहाँ पे एक शेप दी गई है, इसकी प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगी, आपने बताना है कि ये इसका नाम क्या है। पहली प्रॉपर्टी, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं लेंथ में। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं। एक मिनट, इसका नाम ही आ गया था, चलो बताओ। ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। बाकी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, दो ही चीजें बताई हैं। तो आप मुझे बताइए इसका नाम क्या है इस शेप का। सोचो और बताओ। पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके बारे में बस इतनी चीजें हमें दी गई थी कि ये क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी बस एक ही प्रॉपर्टी है कि इसका जो एक ही पेयर है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम इसको बोल सकते हो, ट्रेपेजॉइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपेजियम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फोर इक्वल साइड्स, चारों साइड्स इक्वल हैं। फोर राइट एंगल, चारों के चारों एंगल जो है वो राइट एंगल है। स्क्वायर। स्क्वायर, बिल्कुल सही, ये है हमारा स्क्वायर। और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट का, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फोर राइट एंगल, ठीक है, पहले फोर राइट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट एंगल बनेंगे यहाँ पे चारों के चारों, और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी। तो बिल्कुल सही आपने कहा, इसका नाम है रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, चलो ये तो हो गया है रेक्टेंगल। व्हाट आर द, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। फोर इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा है, बस इतना बोला है कि साइड्स इक्वल है। नहीं बेटा, काइट नहीं होगा, ये रोम्बस। रोम्बस। ठीक है, ये हमारा रोम्बस। तो बस यही था इसमें। तो अभी आप, मुझे लगता है कि आपको कुछ काफी हद तक ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, थोड़े जो इसमें डाउट थे वो आपको पता लग चुके होंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं फिर से थोड़े से अपने बेसिक की तरफ, क्योंकि उसके बाद ही आपका चैप्टर जो है वो करके फायदा है। उससे पहले करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अभी हमने इनकी प्रॉपर्टीज को और ज्यादा रिवाइज कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्ग्रुएंस। कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है, लेकिन इसका बेसिक एक बार देख लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। If any two object has the same shape and size, then they are congruent। ये कह रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस दुनिया में अगर है, किस तरह के, उनका साइज और उनकी शेप अगर सेम है तो हम कहेंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पेंसिल्स हैं, इनका जो साइज है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, इसका यहाँ से यहाँ तक ही है, और जो शेप है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। द रिलेशन ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। जो रिलेशन है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्ग्रुएंट होने का, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसे कि दो बुक्स हैं, अब देखो, आप अगर अपनी 9th क्लास की मैथ की बुक लोगे, आप एक स्टूडेंट की बुक लो, दूसरे की बुक लो, तीसरे की बुक लो, सारी की सारी जो किताबें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि वो मैथ की बुक्स है। अगर एक के पास ऐसी है तो दूसरे के पास भी ऐसी होगी, उसका शेप, उसका साइज बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पर बताइए, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इस टेबल को देखो तो इसके बाहर कोने निकले हुए हैं, इसका जो थोड़ा सा शेप है, साइज है वो अलग है, और इसका जो है वो साइज वो कुछ अलग ही है। और यहाँ पर देखो तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये चेयर बड़ी है, ये चेयर छोटी है, तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते। बिल्कुल सेम होना चाहिए, शेप भी और साइज भी। जैसे कि जब आप जाते हो तो आप देखते हैं कि A4 शीट, आपने देखी है A4 शीट जिसमें हम प्रिंट करते हैं अपनी चीजों को, सारी की सारी A4 शीट का जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो शीटें हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम उन शीट्स के ऊपर एक रखते जाएं, क्योंकि वो बराबर हैं ये तो हमें पता है, लेकिन उनके एक के ऊपर एक अगर हम रखते जाएं तो क्या हम बता पाएंगे कि इसके नीचे कोई पेज है? नहीं। जैसे मान लो मैंने इस ब्लू वाले पेज को यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, तो ऊपर से देखो अगर, तो लगता है कि ये एक ही पेज है, जबकि अंदर तो इसके बहुत सारे
होते हैं, तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज कर जाए, ओवरलैप कर जाए, जो एक के ऊपर एक रख के दूसरे वाले को छुपा दे, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि अगर इस किताब के ऊपर मैं ये किताब रखूं और ऊपर से मैं देखूं, ठीक है, अगर आपने दो तीन किताबें रखी होती हैं और आप ऊपर से अगर अपनी आंख से ऊपर से उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक ही किताब है, क्योंकि हमें नहीं नजर आता कि इसके नीचे और भी है। क्यों? सबका सेम साइज है, तो एक के नीचे एक है तो एक के पीछे एक छुप गई तो नहीं नजर आता कि कितनी है। साइड से देखोगे, यहां से देखोगे तो पता लगा लोगे, क्योंकि आपको दिखेगा ये इसके पेज अलग है, इसके पेज अलग है, पर ऊपर से देखोगे तो आपको इतना ही एरिया दिखेगा। एक भी किताब का कोना बाहर नहीं निकला होगा, क्योंकि सबका साइज सेम है, तो इसलिए उसी चीज को हम कहते हैं कि वो चीजें क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो इसको हमने यूज करना है अपने मैथ में। तो अभी हमने बात की ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट अगर कैसे हो, सेम साइज के हो तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात करें शेप की, तो ऐसी फिगर जिनकी पास सेम शेप और साइज हो, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ट्राइंगल्स, इसका नाम है PQR, इसका नाम है ABC। ABC जो है, ये जो 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है। अगर आप इस ट्रायंगल को, PQR को अगर आप ABC के ऊपर ड्रॉ करोगे तो क्या आपको ABC नजर आएगा? क्या ABC के कोने आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? यस और नो? सोचो और बताओ। अगर ऊपर से देखो तो मैंने क्या किया, PQR को इसके ऊपर रख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर आप जितनी मर्जी 4 सेंटीमीटर की लाइंस ड्रॉ कर दो, वो एक दूसरे को अपने अंदर छुपा लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन अगर इतनी जा रही है तो दूसरी लाइन इससे बाहर को निकलेगी, नहीं निकल पाएगी। दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं तो कैसे ये एक दूसरे के बाहर निकल पाएंगी? तो इसको कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई फिगर दूसरी फिगर को पूरा ढक ले तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको फटाफट से पढ़ते हैं, ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं अपना जाया करेंगे। और जब हमें दिखता है कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका साइन भी अलग होता है। इक्वल होते हैं तो कुछ और साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसके ऊपर कुछ ऐसे वेव सी बना देंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये हमें बताता है कि दोनों ट्राइंगल की जो शेप है और जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो आपको पता होना चाहिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होती है। अगर ये मैं कहूं कि ये आपका बिंदु पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है Q, ये है P, ये है R, तो जैसी इसकी शेप है ये उसी की तरह एक दूसरे के बराबर मानी जाती है। कि जो आपका पॉइंट ऊपर की तरफ को बन रहा है जिसका नाम A है, वो पॉइंट P के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट A जो है वो पॉइंट R के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, क्योंकि अगर हम बात करें अपने पीछे वाले एग्जांपल की, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मोड़ दूं, ठीक है, मान लो मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ऐसे ऊपर को लगा दी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की मैंने ऐसे नीचे को लगा दी और 2 सेंटीमीटर की मैंने ऐसे को लगा दी, तो क्या ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है ये इसको ढक पाया? मैम। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसने तो इसको नहीं ढका। तो बहुत यहाँ पे मैटर करता है कि आप किस पॉइंट को ले रहे हो। अगर मैंने PQR को टेढ़ा कर दिया या कुछ भी इसमें इसको उलट फुलट कर दिया तो ये इसको नहीं ढक पाएगा। जैसा ये आपको यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, आपने इसको बिल्कुल वैसे ही उठा करके यहाँ पे रखना है, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए कोई शेप अगर आप इसको थोड़ा सा मोड़ दो तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हुए भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाई जा सकते। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी चेंज अपनी मर्जी से लाया तो जैसी रखी है वैसी उठा के यहाँ पे रखो तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज होती है। तो अगर इसका पॉइंट A ऊपर है तो A जो है वो P के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, B जो है वो Q के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और C जो है वो R के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, इनको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, जिस पर साइड्स आकर के मिलती है। तो बस आपको कॉरेस्पॉन्डिंग समझना है, बाकी वर्टिसेस वगैरह जो भी वो तो हम बाद में सीख ही लेंगे कि कौन किसके बराबर है। तो चलिए इसी बेसिस पे हम देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में QR लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले ट्रायंगल की कौन सी लाइन है? QR के कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले ट्रायंगल की कौन सी लाइन है? BC। BC।
बिल्कुल सही, क्यू आर और बीसी क्या एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। वही मैं अगर आपसे पूछूं कि एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन है? पी आर। पी आर, ठीक है। और ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन है? पी क्यू। तो बस यही है इसमें, ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो समझ आना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं आपसे पूछ लेती हूँ अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आपको नजर आ रहा है? एंगल बी। एंगल क्यू। बिल्कुल ठीक है। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग? एंगल आर। और एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग? एंगल ए। एंगल ए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों में कोई डाउट है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हमको आनी चाहिए, तभी हम कॉन्ग्रुएंसी का अच्छे से यूज जो है वो कर पाएंगे। डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि ये बेसिक है। मैं नहीं कहती कि इससे आपको आपके जो है वो बड़े बड़े मार्क्स आपके क्वेश्चन के आप कर पाओगे, पर हाँ, एमसीक्यूज हो या बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए जो है वो बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गए। अब हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो कैसी होती हैं। अब बात करते हैं कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल हमारे पास होता है एस 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 क्राइटेरिया। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कंडीशन। अगर क्या हो जाए, आपका पास जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि इस वाले ट्राइंगल की ए बी साइड ए है, इस वाले की साइड ये ए है, इसकी साइड ये बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, ये भी सी के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं दोनों, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब मुझे इनकी मेजरमेंट देख के बताओ कि जो लाइन ए बी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन होगी। ध्यान से देखना बिल्कुल इनके मेजरमेंट को देख के। क्यूपी। क्यूपी, बिल्कुल सही। ए बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्यूपी है, क्योंकि ए बी भी ए है, क्यूपी भी ए के बराबर है। जब आप ए बी के ऊपर क्यूपी को रखोगे तभी ये छुप छुप पाएगा, तभी ये सुपर इम्पोज हो पाएगा। अगर आप ए बी के ऊपर जो है वो क्यू आर को रख दो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ए के बराबर है, ये तो सी के बराबर है। तो जिनका मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर होता है वही इक्वल होती है, वही एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपकी वैसे मानी जाएगी, ठीक है। तो ए बी के हो गया क्यूपी, और ए सी के पी आर। पी आर, और बी सी के क्यू आर। क्यू आर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके हिसाब से। तो हमने जब यहाँ पे लगाया क्राइटेरिया एस एस एस, तो उससे हमें पता लगा कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इसकी तीनों साइड्स के बराबर हैं। तो यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब आप किन्हीं दो ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं तो नाम भी बिल्कुल ध्यान से लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे पी क्यू आर लिखा, कुछ बच्चे इसको यहाँ पे क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। वो कहेंगे कि बात तो एक ही है, क्या ही फर्क पड़ेगा, पी क्यू आर लिखो क्यू पी आर लिखो, बात तो एक ही है। पर कॉन्ग्रुएंसी के केस में कभी भी बात एक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ए को आप क्यू के साथ रिजेंबल कर रहे हो, बी को आप पी के साथ, और सी को आप आर के साथ, ठीक है। ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, तो ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका, जैसे आपने अपने एबीसी का नाम लिखा है, जिस चीज को सोच करके उसी चीज को आपने सोच करके इसका नाम भी लिखना है। तो अगर इसका नाम एबीसी है तो इसका नाम पी क्यू आर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है एस एस एस, क्योंकि इसमें साइड्स जो है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल थी। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। तो ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया होता है एस ए एस। एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एंड एस फिर से मतलब साइड। तो इस बार क्या होगा, दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। तो अगर कभी आपके पास ऐसे कोई ट्रायंगल आपको दिखते हैं जिसमें दो साइड्स उनकी इक्वल हो, एक एंगल उनका इक्वल हो, तो इस क्राइटेरिया से भी हम प्रूव कर पाते हैं कि ये जो आपके ट्रायंगल्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल। तो यहाँ पे साइड्स जो है वो है ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो हम कहेंगे कि
SAS क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ASA। तो ASA में क्या होगा, दो एंगल्स और एक साइड। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हो, जैसे कि x और y, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, तो आप कहोगे कि इनकी दो एंगल्स बराबर थे। और साइड देखें तो BC जो है वो QR के बराबर है, तो हम कहेंगे इसमें दो एंगल्स और एक साइड इक्वल थे। ABC एंगल जो है वो PQR के बराबर है, BC लाइन जो है वो QR के बराबर है, ACB एंगल जो है यहाँ वाला वो इसके बराबर है। तो हम कहेंगे कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग गया, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS क्राइटेरिया होता है इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड, कि अगर एक किसी एंगल की हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड, ठीक है, वो क्या हो, इक्वल हो, तो इसको भी हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसको देख लीजिए एक बार। ACB जो आपका एंगल है ACB वो बराबर है PRQ के, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है क्योंकि राइट हैंड साइड है। ये जब जहां पे भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पे ये काम आती है कि इनका एक एंगल तो बराबर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी। और दूसरा AB इज इक्वल टू PQ। AB जो है वो PQ के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही हाइपोटेन्यूज है। और दूसरी बात देखें तो AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। If the hypotenuse of one side of a right angle triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding side of another right angle triangle, then the two triangles are congruent by right hand side condition। अगर इनकी hypotenuse एक ट्रायंगल की दूसरे के इक्वल हो और हाइपोटेन्यूज के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस हैं, जैसे कि अच्छा हाइपोटेन्यूज तो ये होता है ना, ये वाला, अगर ये इक्वल हो और इसके साथ वाली जो साइड्स है वो इक्वल हो, तो हम इसमें RHS कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें RHS वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर बाकी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया है। तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो भी उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक एंगल एक साइड और दो, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड अगर यहाँ पे आपको इक्वल मिल जाए तो भी आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाओगे। उसके बाद SAS मतलब दो साइड और एक एंगल, एक में है तीनों साइड्स, एक में है दो एंगल एक साइड, एक में है दो साइड्स एक एंगल। तो तीन ही क्राइटेरिया होते हैं। कभी भी आप ऐसा क्राइटेरिया मत लगाना AAA क्राइटेरिया, ठीक है। ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि तीन साइड है तो तीन एंगल्स वाला भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तीन साइड्स, दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, ठीक है। तो ये सर्कल के बारे में है। तो बस यही था इसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। तो अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हमने इसका बेसिक जो है वो इतना क्यों पढ़ा, ठीक है। ये आपकी 8.1 है। तो अभी क्वेश्चन तो शायद कंप्लीट सॉल्व ना हो पाए, पर हाँ ये हम जरूर सीख लेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इन्होंने आपको जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके जो डायगोनल्स हैं, अगर हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल कर देते हैं तो आप ये प्रूव कीजिए कि वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी। तो बताइए रेक्टेंगल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती है? सोचिए। एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि 90 डिग्री के एंगल जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज हमें पहले दे रखी है कि जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं। देखो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ रखा था। पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ शायद नहीं था, या होगा भी तो आपने देखा होगा इसकी प्रॉपर्टीज में। तो हम अगर यहाँ पे इस चीज को प्रूव कर दें कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। पर हमें
कैसे पता लगा कि हमें ये चीज प्रूव करनी है, क्योंकि हमें जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आती थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती थी, इसलिए हमने पता लगा लिया कि हमें यहाँ पे क्या चीज करनी है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक होता है जरूरी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं डायगोनल्स की, तो डायगोनल तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये AC है यहां से यहां तक, और ये DB है यहां से यहां तक, और बीच में जो पॉइंट आपका है उसको अगर हम नाम दे देते हैं O, तो चलिए करते हैं इसको शुरू, क्या पता 5 मिनट में हो ही जाए। सबसे पहले हम उस उन चीजों को लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। गिवन ये है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो कौन कौन है इसके डायगोनल्स, उनको लिख लेते हैं पहले। तो एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, तो AC जो है वो BD के इक्वल है। दूसरी चीज आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो बताइए यहां से क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या क्या चीजें यहाँ पे लिख पाओगे। अपोजिट साइड इक्वल एंड हाँ, पैरेलल। उनके नाम बताओ अपोजिट साइड्स के। AD is parallel to BC and equal AB parallel and equal DC. ठीक है, हमने पहली चीज लिखी कि AB जो है वो DC के इक्वल है, और ये भी है ना, और CB जो है वो AD जो है वो CB के इक्वल है। पर कैसे पता लगा, तो वही हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होती तो हम कंफ्यूज होते कि हम ये सब क्या लिख रहे हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं और बढ़ते हैं आगे। अब तो हमने प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो उसके लिए हमें पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके जो एंगल्स यहाँ पर हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो चारों के चारों इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अब पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि चारों के चारों एंगल्स इक्वल हैं, फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारे के सारे एंगल जो है वो कैसे हैं, राइट एंगल है। ठीक है, तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ पर। अब जब भी हमें किसी चीज का प्रूफ करना होगा तो यहाँ पर काम आएगी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं किस किस ट्राइंगल को हम लें। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। ट्राइंगल ABC, ABC ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर का लिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ ट्राइंगल BAD, ये वाला BAD, शायद हमने पहले भी किया है ना जब आपके सेट एग्जाम थे, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं। BAD, चलो। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्यों इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊं, चलो पहले तो मुझे ये बताओ किसकी किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। ये D है, ये है आपका AB, और ये है आप सॉरी ये है AB। और बात करें इसकी तो ये AC जा रही है ऐसे ऊपर को, और ये ऐसे, और ये ऐसे। दो ट्राइंगल्स है, इनके नाम मैं फटाफट से लिख लेती हूँ। इसका नाम है D, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है CBA। पर ऐसे नहीं पता लगेगा, रुको। देखो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा जैसा जा रहा है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो कुछ ऐसा ऐसा जा रहा है। तो हमें पहले इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें देखनी पड़ेगी कि कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मैं देखूं तो इसका जो पॉइंट A है, ब्लू वाले ट्रायंगल का जो A पॉइंट है वो ग्रीन वाले ट्रायंगल के B पॉइंट के साथ रिजेंबल कर रहा है। क्या आप भी इसको देख पा रहे हैं? अगर डाउट है तो पूछ लेना। देखो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ अलग तरह से बने हैं, ये इस तरफ को बना है, ये उस तरफ को बना है। तो इसका जो पॉइंट A मुझे दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि इसके पॉइंट B के साथ रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट होगा D वो है शायद C के साथ, और जो पॉइंट है B वो तो B ही है। ठीक है, तो D है C के साथ जो है वो रिजेंबल कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। A और B है, और B तो B के साथ ही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि ट्रायंगल ABC में और BAD में क्या चीज आपको कॉमन या फिर जो भी इक्वल नजर आ रही है इन चीजों का यूज करके। AB इक्वल है, कॉमन। AB कॉमन है, कॉमन AB बिल्कुल सही। कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, ये है कॉमन। और दूसरी चीज AD AD और BC इक्वल है मैम।
AD इज इक्वल टू BC, BC कहाँ है AD? हाँ, AD इक्वल टू BC, क्यों? मैम पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट बिल्कुल सही, इक्वल एंड क्योंकि ये पैरेलल। पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, यह सब कुछ हमें गिवन था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि ये गिवन है, या फिर आप अगर लिखना चाहो पैरेललोग्राम की साइड है तो वो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गिवन, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है गिवन में इस चीज को, ठीक है। और लास्ट और आखिरी चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या चीज इसमें आपको दिखेगी? एंगल मैम, एंगल ADB और ABC आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, पर यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD हो गया, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और AC इज इक्वल टू BD। अभी हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है अल्टरनेट एंगल में वैसे तो, पर हाँ आप ठीक तो आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें एक और चीज भी दी गई है कि AC BD के इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायगोनल्स हैं, और डायगोनल इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन प्रूव दिस दिस एंड दिस, तो ये भी हमें गिवन था। तो यहाँ से तीन चीजें हमारे पास आ गई। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एस 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 क्राइटेरिया। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, ठीक है। तो यहाँ से CPCD लगा सकते हैं। यहाँ पे CPCD क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। CPCD की हेल्प से हम प्रूव कर देंगे कि जो एंगल है DAB वो इक्वल है, चलो BAD ही लिख लो इसको, BAD वो इक्वल है एंगल ABC के, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा जैसा इनका नाम होता है वैसे ही एक दूसरे के साथ रिजेंबल भी करते हैं। तो ABC जो है अगर ट्रायंगल है तो एंगल ABC एंगल BAD के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन अधूरा है, इसको पूरा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये बस थोड़ा सा डेमो था कि बेसिक क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के बेसिक में या फिर इस क्वेश्चन के यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।